नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज़ नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट तेजस MK2 की तरफ से है। अब जैसे कि तेजस MK2 वर्तमान के लिए भारत के लिए एक बहुत ही ज़रूरी एयरक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम बन चुकी है, तो इसे अभी जल्दी से जल्दी डेवलप करने की कोशिश किया जा रहा है, क्योंकि पहले से बहुत डिले हो चुका है। अभी AD की तरफ से बात बताया गया कि वो अभी तेजस MK2 प्रोग्राम के लिए स्पेशली फ्यूल टैंक्स या एक्सटर्नल फ्यूल टैंक को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको ये बात तो पता ही होगा कि लगभग हर एक फाइटर एयरक्राफ्ट बोथ इंटरनल और एक्सटर्नल फ्यूल को कैरी कर सकते हैं और मिशन के हिसाब से इसमें इनका इस्तेमाल किया जाता है और हर एयरक्राफ्ट के लिए स्पेसिफिक फ्यूल टैंक को डिज़ाइन किया जाता है जिनको वो कैरी करते हैं। लेकिन इनिशियली तेजस MK1 और तेजस MK2 में कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं था, तो दोनों में सेम टाइप की फ्यूल टैंक को इस्तेमाल करने का फैसला किया गया था। पर धीरे धीरे जैसे तेजस MK2 की डेवलपमेंट आगे बढ़ता गया और इसके डिज़ाइन में बदलाव आते गए, अब तेजस MK2 साइज में तेजस MK1 के मुकाबले काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो कि अभी इंटरनली 7400 kg के आसपास फ्यूल को कैरी कर सकेगा। तो इसी वजह से अभी इसके लिए स्पेसिफिक फ्यूल टैंक को डेवलप करने का फैसला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि तेजस MK2 के लिए अभी दो डिफरेंट टाइप की फ्यूल टैंक को डेवलप किया जाने वाला है, जिनमें से एक 1700 लीटर का टैंक होने वाला और एक 1300 लीटर का टैंक होने वाला है, जिनको नॉर्मली तेजस MK2 अपनी एक्सटर्नल हार्डपॉइंट में कैरी कर पाएगा। इनमें से 1700 लीटर वाले अभी 6 टैंक को डेवलप करने के लिए कहा जा रहा है और AD की तरफ से बताया जा रहा है कि अभी 1300 लीटर वाले 3 ड्रॉप टैंक को डेवलप किया जाने वाला है, जिनको इनिशियल टेस्टिंग के दौरान जो पहला प्रोटोटाइप बनाया जाएगा उसमें इंटीग्रेट करके टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। वहीं पर तेजस MK1 की बात करें तो तेजस MK1 और MK1 दोनों में अभी 725 लीटर, 800 लीटर और 1200 लीटर की ड्रॉप टैंक का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की तरफ से, और अभी हम इंडियन नेवी की नेक्स्ट जनरेशन कैरियर बेस्ड फाइटर जेट यानी कि रफाल M के बारे में बात करने वाले हैं। अभी INS विक्रांत के लिए इंडियन नेवी की तरफ से 26 रफाल M को खरीदने का फैसला किया गया है। अब प्रॉब्लम ये कि रफाल M का कोई भी ट्विन सीटर वेरिएंट नहीं होता है, यानी कि ट्रेनर वेरिएंट नहीं होता है, जिस वजह से इंडियन नेवी की तरफ से पहले 22 रफाल M को खरीदने के साथ साथ 4 एडिशनल ट्रेनर वेरिएंट को खरीदने का फैसला किया गया था, जो कि रफाल की C और D वेरिएंट में से कोई होने वाला था। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि भले ही हम इंडियन एयरफोर्स की स्टैंडर्ड की रफाल की ट्विन सीटर वेरिएंट को खरीद लेंगे, लेकिन इनको एयरक्राफ्ट कैरियर में ऑपरेट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसमें टेल हुक मौजूद नहीं होगा, जिसके बिना हम इसको एयरक्राफ्ट कैरियर में लैंड नहीं कर सकते। तो टेक्निकली इनको शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी से ऑपरेट करना पड़ता। तो भले ही हम रफाल की एक्स्ट्रा ट्विन सीटर वेरिएंट खरीद लेते, जिससे हम नेवल पायलट को ट्रेन करने के लिए इस्तेमाल करते, लेकिन हम इसको कभी भी एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट नहीं कर पाते। तो इसी वजह से अभी इंडियन नेवी की तरफ से रफाल M की स्पेसिफिक सिमुलेटर को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जिसमें इंडियन नेवी के पायलट्स को एकदम रियलिस्टिक कंडीशन में एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने के लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड किया सकेगा। नेवी का कहना है कि सिमुलेटर ऑल इन वन सिमुलेटर्स होने वाले, जिसमें इंडियन नेवी की कैरियर्स की हर तरह की कंडीशन को क्रिएट किया जा सकता है और हर तरीके की नेवल मिशन को इसमें किया जा सकता है, और ऐसा करने से हमारे नेवल पायलट्स को रफाल M को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग को भी प्रोवाइड किया सके और इसके लिए एक्स्ट्रा रफाल की ट्रेनर वेरिएंट को एक्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात यह कि सिमुलेटर्स में ट्रेनिंग करने के लिए ट्रेनिंग कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है और लॉन्ग टर्म बेसिस में इस पर काफ़ी फायदा होता है, क्योंकि इसमें एक्चुअल फ्यूल को बर्न करना नहीं पड़ता है, फिर इसमें एक्चुअल वेपन्स को इस्तेमाल नहीं किया जाता, तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा पैसा सेव किया जा सकता है। और अभी फ्रांस के बाद भारत दूसरा ऐसा देश होने वाला है जिसके पास इस तरीके की रफाल M की सिमुलेटर मौजूद होने वाले हैं। अगला अपडेट कंबाइंड वेपन ट्रायल को लेके है। तो अभी DRDO की तरफ से बात बताया जा रहा है कि वो अभी एक कंबाइंड वेपन टेस्ट को कंडक्ट करने वाले हैं। इसके लिए पहले से ही DRDO की तरफ से इंडियन एयरफोर्स के एक Su-30M के एयरक्राफ्ट को मॉडिफाई किया गया है, जिसे रुद्रम सीरीज की तीनों मिसाइल को टेस्ट करने के साथ साथ हमारी DRDO की तरफ से डेवलप किए गए लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब को भी टेस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
अब रुद्रम सीरीज की मिसाइल के बारे में तो आप सभी जानते होंगे कि जिनको प्राइमरीली एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर डेवलप किया गया था, लेकिन रुद्रम 1 के बाद जब इसकी बाकी 2 वेरिएंट को डेवलप किया गया तो इसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए गए थे। और रुद्रम 2 की बात करें तो इसका रेंज करीब 350 किलोमीटर तक होने वाली है और इसे बोथ एंटी रेडिएशन मिसाइल के तौर पर और एयर टू सरफेस मिसाइल के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और स्पेसिफिक वेरिएंट के हिसाब से इसमें हम इमेजिंग इन्फ्रारेड सीकर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि इसकी एयर टू सरफेस वेरिएंट में काफ़ी काम आने वाला है। इसके बाद रुद्रम 3 की बात करें तो ये अपने सीरीज का सबसे घातक और खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइल होने वाला है, जो कि 550 किलोमीटर की दूरी तक स्ट्राइक कर सकता है और इसमें 16 कंट्रोल सरफेस मौजूद होने वाली, जो कि इस मिसाइल को बहुत ही मैन्यूवरेबल बनाने वाले हैं। इसके बाद अगर लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब की बात करें तो इसका रेंज करीब 100 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और अब इन सभी के कंबाइंड टेस्ट को करने की प्लानिंग की गई है, जो कि आगे चल के भारत के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि होने वाले, क्योंकि खास करके अभी रुद्रम 3 सीरीज की मिसाइल की बात करें तो इनको रशियन ओरिजिन किंजल मिसाइल के साथ भी कंपेयर किया जा रहा है, जो कि एयर टू सरफेस अटैक रोल में काफ़ी खतरनाक वेपन माने जाते हैं। अगला अपडेट अर्मेनिया और अजरबैजान की तरफ से। जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा आर्म रेस चलता आ रहा है, ठीक वैसे ही अर्मेनिया और अजरबैजान के बीच भी कुछ रीजन को लेके मतभेद चलते आ रहे हैं और आज भी इसको लेके दोनों देशों के भी डिस्प्यूट चलता आ रहा है। खास करके नागोर्नो काराबाख लड़ाई के बाद अभी ये दोनों ही देश जो अपने अपने डिफेंस सिस्टम को एक दूसरे से मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान अर्मेनिया ने भारत से कई डिफेंस सिस्टम्स को एक्वायर किया, जिसमें ATAGS से लेके पिनाका जैसे रॉकेट सिस्टम भी शामिल है। लेकिन अभी पता चला है कि अभी अजरबैजान की तरफ से चाइना से JF-17 को एक्वायर किया गया है और अभी 25 सितंबर को अजरबैजान को उनकी पहली JF-17 को हैंडओवर किया गया। ये JF-17 की सबसे लेटेस्ट वेरिएंट है, यानी कि JF-17 की ब्लॉक 3 वेरिएंट है और इनके आने के बाद अभी अजरबैजान की एयरफोर्स अर्मेनिया के लिए एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाली है। अर्मेनिया की एयरफोर्स की बात करें तो इसमें फिलहाल 4 Su-30SM और 16 Su-25 एयरक्राफ्ट मौजूद है, जो कि JF-17 को काउंटर करने के लिए सफिशिएंट नहीं होने वाले। तो अभी ये देखने के बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद अभी अर्मेनिया की तरफ से वापस भारत की तरफ मुड़ने का फैसला किया जा सकता है और JF-17 को काउंटर करने के लिए भारत से तेजस MK-1A को खरीदने की प्लानिंग की जा सकती है। लेकिन अभी तक इसको लेके कोई ऑफिशियल डिस्कशन वगैरह स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन पिछले कुछ सालों की रिकॉर्ड को देखने के बाद ये पॉसिबिलिटी है कि अगर अर्मेनिया को अभी JF-17 को काउंटर करना होगा तो वो भारत की मदद मांग सकते हैं और भारत से तेजस को एक्वायर करने के बारे में सोच सकते हैं। अगला अपडेट बुलेट प्रूफ जैकेट्स को लेके, और अभी DRDO की तरफ से अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी एक लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट को डेवलप कर लिया है, जिसकी मास प्रोडक्शन के लिए DRDO की तरफ से अभी एक एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को इशू किया गया, जिसमें एक कंपनी को सिलेक्ट किया जाएगा जो कि आगे चल के TOD के साथ इन बुलेट प्रूफ वेस्ट को मैन्युफैक्चर करने वाली है। इन वेस्ट का नाम DRDO की तरफ से अवैध बताया जा रहा है और ये भारत की तरफ से डेवलप किया गया सबसे लाइट वेट बुलेट प्रूफ वेस्ट होने वाला है। DRDO का कहना है कि वेस्ट पूरे 360 डिग्री का प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर सकता है और ये वेस्ट मिनिमम 8.2 kg से लेके 9.5 kg तक होने वाला है। इन वेस्ट में मॉड्यूलर आर्मर प्लेट का इस्तेमाल किया जा रहा है और उनको रिसेंटली DRDO की तरफ से डेवलप किए गए नए बोरन कार्बाइड बेस्ड टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बनाया गया, जिस वजह से इनकी वेट को काफ़ी कम किया सके और इसकी प्रोटेक्शन लेवल को भी या एमिनेशन स्टॉपिंग पावर को भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया जा सकेगा। अभी ये भारत में बनाए जाने वाले सबसे हाईएस्ट लेवल की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने वाले वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि ये स्नाइपर एमुनिशन को भी रोकने की क्षमता रखने वाले हैं। यानी कि जो अवैध नाम की बुलेट प्रूफ वेस्ट को DRDO की तरफ से डेवलप किया गया, AK-47 की स्टील कोर एमुनिशन को आसानी से रोक सकते हैं और साथ ही ये ड्रैगनऑफ स्टैंडर्ड की एमुनिशन को भी रोक सकते हैं। वैसे इसकी अभी 2 वेरिएंट को DRDO की तरफ से बनाया गया, जिसमें से एक के जो प्लेट होने वाले वो लेवल 5 स्टैंडर्ड के रेट किए गए हैं, जिनका वजन 8.2 kg तक होने वाला है और एक लेवल 6 स्टैंडर्ड का वेस्ट होने वाला है जिसका वजन 9.5 kg तक होने वाला और ये एक्चुअली स्नाइपर एमुनिशन को रोकने के लिए रेट किया गया, जो कि 7.62 × 54 mm स्टैंडर्ड की या 0.300 स्टैंडर्ड की एमुनिशन को आसानी से रोक सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।